तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल द एसेंट पर। तो जैसा कि अभी हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ऑफ क्लास सिक्स और वो है चैप्टर ज्योग्राफी का, जो कि चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, वो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी, जो कि है द अर्थ इन सोलर सिस्टम। द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मेरा ये कंसेप्ट है, मेरा ये पढ़ाने का तरीका है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले आपको बुक का पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊँगा, एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, उसका मतलब समझाऊंगा, और उससे जो बनता हुआ क्वेश्चन है, अंदर से आता हुआ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, उस तरह का क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग एक बाय एक करके देखिए, ये मेरा नोट्स है जो कि मैंने तैयार किया है, और ये आपका जो एनसीईआरटी किताब है वो है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बाय एक करके मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो बात है वो है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई एट द आफ्टर सनसेट। तो सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लुक द स्काई एट द सनसेट। वन ऑफ द जो इस लाइन में है, इस जो पैराग्राफ में, इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको कुछ सीखना है। तो इसमें जो मेन लाइन है आपको वो है कि सबसे पहला बात जो चैप्टर 1 में है, इसको नोट करने लायक है, ये आपका ये है कि द फुल मून, जो हम लोग कहते हैं, जो सबसे आपका पहला नोट्स का पॉइंट है जो वो है द फुल मून appears one time in about a month, इन अबाउट अ मंथ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यानी कि आपका जो फुल मून होता है वो बस साल में एक ही, मतलब सॉरी, फुल मून जो होता है आपका वो क्या होगा कि एक ही टाइम आपके, एक मंथ पर एक ही टाइम आपके आएगा। ठीक है, तो पहला बात ये है। और दूसरा बात ये है कि जो हम लोग न्यू मून है, द न्यू मून, तो जो न्यू मून है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या। द न्यू मून इज ऑल्सो नोन एज अमावस्या। ये आपका दूसरा पॉइंट है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि द न्यू मून इज ऑल्सो नोन एज, तो आप क्या लिखिएगा, अमावस्या। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग का यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू वंडर वाई यू कांट सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो सबसे पहला बात लिखा है, यानी कि आप लोग क्यों मून और स्टार्स को नहीं देख पाते ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन है कि वाई यू कैन नॉट सी मून एंड स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि आप लोग मून और स्टार्स को डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नोट कीजिए, सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है वाई वी कैन नॉट या वी कांट सी मून एंड स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम। वाई वी कैन नॉट सी मून्स एंड स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसका आंसर है, इसका आंसर आपको है, इसको नोट कीजिए। तो इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो ब्राइट सनलाइट है, सन का जो लाइट है, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग ये स्टार्स और मून्स को नहीं देख पाते, सॉरी, स्टार्स और मून को नहीं देख पाते। तो इसका रीज़न आप क्या है कि बिकॉज, या आप ऐसे लिख सकते हैं, वी कांट see moon and stars during daytime. We cannot see moon and star during daytime because of the sunlight of sun. Because of the, ऐसे लिख सकते हैं, because of the bright light of sun, क्योंकि सन का ब्राइट लाइट जो होता है, सन का जो रेस निकलता है, उसके कारण हम लोग ये सन के क्या बोलते हैं, स्टार्स को और मून को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसी पैराग्राफ था, उसके बाद वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सबसे पहला बात है कि ये क्वेश्चन नोट कीजिए, सेलेस्टियल, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। तो व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
ये वो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर नोट कीजिए, या क्वेश्चन इसको पॉइंट्स रहने दीजिए और इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए और इसको क्वेश्श्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्या है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं। आप एक बार मेरा बात को मानिए और इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में अच्छे से और याद कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। आई गारंटी यू, मैं गारंटी लेता हूँ अच्छे से कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्लीज़ आप इसका मेरे पर श्योरिटी रखिए, एक बार आप मेरे इस चैनल पर भरोसा रखिए और आप जो मैं बता रहा हूँ वो नोट कीजिए। तो क्या बोला मैं कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज, तो इसका आंसर क्या है, द सन, मून and all the objects shining in the sky, all the objects, moon देखिए है the sun, moon and all the objects shining in the night sky is known as या आर नोन एज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ इसके बाद लिखा हुआ है कि उसके बाद वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा बिग होते हैं और बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज स्टार्स। तो सबसे पहला बात लिखा हुआ है कि स्टार के बारे में क्या होता है। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो वो सब जो बड़े बड़े जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, वो आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैस, सिर्फ क्या चीज़ से बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, हॉट गैसेस से। क्या चीज़ से बने होते हैं, हॉट गैसेस से। क्योंकि ये हॉट गैसेस से बने होते हैं तो क्या होता है कि अपने अंदर से लाइट और हीट को एमिट करते हैं। क्या करते हैं, लाइट और हीट को एमिट करते हैं, इसीलिए इनको स्टार्स कहा गया है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर स्टार्स। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर स्टार्स। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर है द सेलेस्टियल बॉडीज which have own, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, own heat and light, which have their own heat and light। क्या बोला मैंने, द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन, यहाँ एक चीज छोड़ गया, क्या है, देयर ओन हीट एंड लाइट एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाटर स्टार्स का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको पहले इसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हाँ, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार आप इस कंटेंट पर बिलीव करके देखिए कि आपका तैयारी उस चैप्टर पर क्या रहता है। आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छा, एक भी मार्क्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद आप लोग जो पैराग्राफ पढ़िएगा उसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि वाई द स्टार्स एट नाइट डू नॉट मेक अस फील वार्म। अब देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन है कि वाई द स्टार्स एट नाइट डू नॉट मेक अस फील वार्म। देखिए, क्योंकि अब हम क्या बोले कि स्टार्स आपका क्या है, सेलेस्टियल बॉडी से। ठीक है सर, ठीक है, आप बोले कि स्टार्स सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो ये बात सही है। अब आप बोल रहे हैं कि स्टार्स, देखिए अब सेलेस्टियल बॉडी से यानी कि बहुत ज़्यादा गैसेस से बना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा शेप का होता है, बहुत बड़ा साइज़ का होता है। जो स्टार्स होते हैं बहुत ज़्यादा शेप्स, बहुत ज़्यादा साइज़ के होते हैं, और वो क्या चीज़ से बने होते हैं, सिर्फ हॉट गैसेस से बने होते हैं। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बने होते हैं तो उसके कारण हमको गर्मी लगना चाहिए, यानी कि हम लोग को उसके कारण हीट और लाइट आना चाहिए। स्टार्स के कारण हमको हीट और लाइट पड़ना चाहिए, यानी कि हमको हीट लगना चाहिए। उसके कारण क्या होना चाहिए कि हम लोग को गर्म लगना चाहिए। हिंदी में कहा जाए तो हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे सन के कारण हम लोग को गर्म लगता है तो उसी तरह अलग
स्टार्स के कारण भी, दूसरे स्टार्स के कारण भी हम लोग को गर्म लगना चाहिए, लेकिन ये तो होता नहीं है। तो वही क्वेश्चन इसके है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चंस को। बहुत मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके आपके सामने लाया हूँ, प्लीज़ आप इस पर बिलीव करके आप इसको अच्छा से नोट कीजिए। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि वाई द स्टार्स एट नाइट do not make us feel warm, यानी कि जो स्टार्स होते हैं नाइट में वो हम लोग को गर्म क्यों नहीं लगने देते हैं। तो इसका रीज़न है दे डू नॉट, इसका आप लिखिए, दे डू नॉट मेक अस फील वार्म। क्या बोला मैंने कि क्योंकि दे डू नॉट मेक अस फील वार्म बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टार्स जो हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, क्योंकि देखिए अर्थ और स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनको उस जो स्टार्स और बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसे लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि ये स्टार्स और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसी कारण क्या होता है कि हम लोग उसके वार्म को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका बाद आपको दिया हुआ है कि अब हम लोग नेक्स्ट पहला पेज आपका ख़त्म हो गया एनसीईआरटी का। अब उसके बाद आपको जो बुक है एनसीईआरटी में, तो वो पेज नंबर 2 में दिया हुआ है कि सेकेंड पैराग्राफ में कि वाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस अ वेरियस पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। यानी कि जब हम लोग रात में देखते हैं तो अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स के अलग अलग पैटर्न्स बने हुए होते हैं। ठीक है, स्टार्स के अलग अलग पैटर्न्स बने हुए होते हैं स्काई पे, और उसी पैटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी पर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन यानी कि कॉन्स्टिलेशन आखिर क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नोट कीजिए। द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स formed by different type of stars are called constellation। क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स यानी कि पैटर्न ऑफ स्टार्स, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स के पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स जब एक जगह पर आता है और जो पैटर्न फॉर्म करता है स्टार्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, बेस्ट एग्जांपल इज उर्सा मेजर। क्या एग्जांपल है, उर्सा मेजर और बिग बियर। क्या कहा जाता है उसको, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। यानी कि बेस्ट एग्जांपल क्या है, वन ऑफ द एग्जांपल क्या है आपका, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस। यानी कि कॉन्स्टिलेशंस में एक क्या है आपका, उर्सा मेजर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए एक इसके बाद पॉइंट लिखिए कि ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जो पैटर्न्स फॉर्म करते हैं स्टार्स के उसको हम लोग करते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सप्तऋषि इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड ऑफ इट इज दैट इज अ फॉर्म ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। अब देखिए उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन में अलग अलग स्टार्स हैं, तो उसका जो एक पैटर्न है उसको हम लोग कहते हैं सप्तऋषि। तो क्या है कि सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब देखिए सप्तऋषि से हमको समझ में आ रहा है क्या है, सप्तऋषि यानी कि 7 स्टार्स क्या है आपका, ग्रुप ऑफ, क्या लिखा जाएगा, सप्तऋषि से ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जो आपका सप्तऋषि है वो क्या है, 7 ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। दैट इज क्या लिखा जाएगा, दैट इज अ पार्ट, किसका पार्ट है आपका, पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। किसका पार्ट है, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले यहाँ तक का सारे क्वेश्चंस को अच्छा से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ
कि आखिर पोल स्टार, देखिए मैं क्या करता हूँ कि अभी क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ और उसके आंसर लिखा के उसको समझाने का कोशिश करता हूँ, इससे शायद आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में भी आएगा। तो ठीक है, तो क्या है कि व्हाट इज पोल स्टार, क्वेश्चन पहले आप लोग लीजिए, उसको मैं समझा रहा हूँ क्या है व्हाट इज पोल स्टार। तो आखिर पोल स्टार क्या होता है, तो पोल स्टार का डेफिनेशन ये है कि द नॉर्थ स्टार्स विच इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि वो नॉर्थ स्टार जो कि आपको क्या करता है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं पोल स्टार। और इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो पोजीशन होता है, उस स्काई में हरदम एक ही जगह पर होता है। तो इसका क्या बोला जाएगा कि द नॉर्थ स्टार, वो नॉर्थ स्टार जो कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता हो, हरदम जो है वो हरदम नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। और क्योंकि वो क्योंकि क्या है वो नॉर्थ पोल है, यानी कि इसको हम लोग नॉर्थ पोल भी कहा जाता है या पोल स्टार भी कहा जाता है। तो जो पोल स्टार है वो क्या होता है कि आपके क्या बोलते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन को हरदम पॉइंट करता है, और यदि आप उसका पोजीशन देखें तो वो हरदम एक ही पोजीशन पर रहेगा, उसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं पोल स्टार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका डेफिनेशन लिखिए व्हाट इज पोल स्टार। तो पोल स्टार में क्या लिखना है आपको कि द नॉर्थ स्टार, the north star which indicates the north direction, the north star which indicates the north direction is called a pole star। क्या बोला जाएगा उसको, is called a pole star। उसी को हम लोग क्या कहते हैं पोल स्टार। एक पॉइंट इसके बारे में और है जो कि आप लोग लिख लीजिए कि इट्स पोजीशन ऑलवेज रिमेन्स क्या सेम। मैंने आपको बताया पहले, उसका जो पोजीशन होता है पोल स्टार का, उसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हरदम एक ही पोजीशन पर रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोल स्टार। अब जो है उस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज प्लैनेट। आखिर प्लैनेट क्या होता है, व्हाट इज प्लैनेट। तो मुझे लगता है इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा प्लैनेट का आंसर क्या होगा। तो क्या है प्लैनेट, आखिर क्या होता है। तो प्लैनेट द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं स्टार से हीट और लाइट को लेते हैं और तब उसमें रोशनी आता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का प्लैनेट जो अर्थ है उसके पास क्या है अपना खुद का ना लाइट है ना हीट है, बस क्या है वो सन का रेस के कारण उस पर जो हीट और लाइट हम लोग को मिलता है वो कैसे मिलता है सन के रेस से। ठीक है, तो प्लैनेट का डेफिनेशन क्या है, अ प्लैनेट, या लिखिए ऐसे द सेलेस्टियल बॉडी। व्हाट इज प्लैनेट, व्हाट आर, ऐसे लिखते हैं व्हाट आर प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या होता है, तो द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड आर lit by the light of sun and are lit by, ऐसे लिखते lit by the light, हाँ ऐसा ही lit by the light of stars are called क्या, are called planets। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो वर्ड प्लैनेट है वो आपको ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया से ओरिजिन है। ठीक है, तो जो यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो वर्ड प्लैनेट है कहाँ से डिराइव्ड है, यानी कि वर्ड प्लैनेट जो है ऐसे आप लिख सकते हैं कि द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्या, ग्रीक वर्ड। क्या चीज़ से डिराइव्ड है आपका, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। वो ग्रीक वर्ड का क्या नाम है, प्लेनेटिया। क्या नाम है, प्लेनेटिया। और उसका मतलब क्या होता है, वेंडरर्स। ठीक है, वेंडर्स यानी कि क्या, घूमते रहने वाला, हरदम क्या इसका है, ये हरदम चक्कर मारते रहता है। ठीक है, तो प्लेनेट का जो वर्ड है, जो वर्ड प्लेनेट है वो कहाँ से ओरिजिन किया गया है, वर्ड
ग्रीक वर्ड को लिया गया है जिसका क्या नाम, वो कौन सा ग्रीक वर्ड है, प्लेनेटिया। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ग्रीक वर्ड है जिसे और जो प्लेनेट जो वर्ड है वो ओरिजिन किया गया है, तो क्या वर्ड है, प्लेनेटिया, और उसका मतलब क्या होता है, वेंडरर्स। ठीक है, तो वेंडरर्स कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेंडरर्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा। अब देखिए ये आपको शायद क्लियर है। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नोट कर लीजिए आप लोग, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिख लेते हैं। व्हाट आर बेल्ट ऑफ डिब्रीज, व्हाट आर बेल्ट ऑफ डिब्रीज, यानी कि डिब्रीज, बेल्ट ऑफ डिब्रीज हम लोग किसको कहते हैं। तो यदि देखा जाए तो आप जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ आप देखिएगा रिंग है। किस चीज़ का रिंग है, तो स्मॉल पार्टिकल्स उसके और चारों तरफ रिंग बना के रखते हैं, और उसी रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट ऑफ डिब्रीज, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द बेल्ट ऑफ डिब्रीज। तो लिखिए वेनस बोल रहे हैं हम, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस have ring around them known as belt of debris, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट ऑफ डिब्रीज। तो ये आपका क्या है, बेल्ट ऑफ डिब्रीज। यदि एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर बेल्ट ऑफ डिब्रीज, तो ये लिखा जाएगा कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस जो है उसके चारों तरफ रिंग होता है, उसी रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट ऑफ डिब्रीज। तो यहाँ तक क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटाता हूँ इधर से, इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम क्या क्या चीज़ को फॉर्म करता है। आपका क्या क्या चीज़ जो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करता है सोलर सिस्टम। तो इसका तो आंसर एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो इसका आंसर लिखिए कि द सन क्या है, द सन, the 8 planets, फिर आगे उसके बाद क्या, सैटेलाइट्स, the sun, the 8 planets, satellites and some other celestial bodies ठीक है, known as asteroids and meteoroids, known as asteroid and meteoroids, known as asteroid and meteoroids are known as या ऐसे लिख सकते हैं, forms solar system। ठीक है, तो हम क्या बोले कि द सन, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं, जो कि क्या कहा जाता है, जो सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहा गया है, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स आर नोन एज फॉर्म्स सोलर सिस्टम। ये जो आपके इतने सारे जो सैटेलाइट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, यही सब आपका क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया। अब जो है तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में की और बढ़ते हैं। देखिए, आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आता है, सोल,
जो वर्ड है सोल, ये है आपका रोमन मैथोलॉजी से लिया गया है। किससे लिया गया है? रोमन माइथोलॉजी से लिया गया। ये वर्ड जो है माइथोलॉजी, ठीक है, ये क्या होता है? रोमन माइथोलॉजी से लिया गया। जो वर्ड सोल है वो कहाँ से लिया गया है? रोमन माइथोलॉजी का है। इन माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी में इसको क्या कहा जाता है? सन गॉड, गॉड ऑफ सन। गॉड ऑफ सन को क्या कहा गया है? सोल, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड को क्या कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सन गॉड को क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या लिखिएगा? सोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स इसी तरह बनता है कि एक है जियोलॉजी। आखिर जियोलॉजी क्या होता है? एक टर्म है आपका जियोमेट्री और एक टर्म आपका बनकर आता है जियोइड, ठीक है। जियोइड, जियोमेट्री एंड जियोलॉजी, ये 3 टर्म है। तो जियोलॉजी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी के अर्थ के स्टडी को, अर्थ का अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजी, ठीक है। और दूसरा बात आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब कि इन द टर्म्स रिलेटेड टू, किस चीज़ से हम लोग बात कर रहे हैं अभी? अर्थ से। तो ज्योमेट्री जो है क्या चीज़ का? किसी चीज़ का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ का मेजरमेंट है? आपका मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। तीसरा बात आता है आपका जियोइड। जियोइड आखिर क्या होता है? तो जियोइड जो होता है, ये जो टर्म है इससे हम लोग क्या करते हैं? इसे रिसेंबल किया जाता है। रिसेंबलिंग द साइज एंड शेप, ऐसे लिखिए, द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ को हम लोग जो रिसेंबल करने में जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जियोइड। एग्जाम में पूछा जा सकता है द नेम द वर्ड या नेम द, ऐसे आपको पूछा जाता है नेम द फॉलोइंग में कि द वर्ड यूज फॉर रिसेंबलिंग द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, यानी कि शेप एंड साइज को, जो शेप और साइज है अर्थ का, उसको रिसेंबल करने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? जियोलॉजी, ठीक है। सॉरी, जियोइड। क्या होगा? जियोइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर बढ़ते हैं, सन। क्या चीज़ में बढ़ेंगे? सन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए।